सभी लोगों को क्लियर होता है कि बिल्डिंग बाय लॉस क्या होता है। हमारा 2001 से भुज अर्थक्वेक आने के बाद से गवर्नमेंट ने ये रूल्स लागू कर दिए थे कि जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्डिंग के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको डिज़ाइन करेंगे। उनके कुछ कोड वहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं ताकि आप उन कोड को वहाँ पर उन कोड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देंगे। बिल्डिंग बाय लॉस पे कौन काम करता है? मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, वो हर एक फ्लोर फ्लोर प्लान, कोई भी डिज़ाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉस के अकॉर्डिंग ही वो क्रिएट करते हैं। क्या-क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बिल्डिंग बाय लॉस के, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। बिल्डिंग बाय लॉस में सबसे पहले आता है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। ये बिल्कुल क्लियर है, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आप कोई भी चीज़ें बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉस बनाएँगे, वरना वो अदरवाइज़ आपकी इल्लीगल होंगी और फिर वो गलत होंगी उसके अकॉर्डिंग। सेटबैक होना इम्पोर्टेंट है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं। सेटबैक ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंट पार्ट में, वहाँ पे देना मस्ट होता है। फेसिंग अ रोड, नन अदर सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। फ्रंट पार्ट जो भी हम छोड़ते हैं, ओपन स्पेस कह सकते हो उसको, लॉन के लिए भी कह सकते हो, लॉन के लिए भी छोड़ा जाता है, कुछ अदर स्पेस अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ करा जाता है। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या-क्या कहा है कि बिल्डिंग बाय लॉज को मेंटेन करने का मतलब क्या-क्या होता है? इनका मेन मतलब होता है दिस रेगुलेशन एम टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स, प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग एंड इनहैंस सेफ्टी बाय इंप्रूविंग विजिबिलिटी। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ओवरक्राउडिंग, स्ट्रीट एस्थेटिक्स, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफएआर भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, एफएआर कह लो, फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई भी कहते हैं। मैं आगे बात करूंगा इसमें। बिल्ट अप एरिया हमारा होता है, ठीक है। द बिल्ट अप एरिया इज द प्लॉट एरिया माइनस द स्पेस एलोकेटेड फॉर ओपन स्पेस। और बिल्ट अप एरिया है हमारा, या सुपर बिल्ट अप एरिया हो गया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ रूम्स, बिल्डिंग बाय लॉस कहता है कि आप कोई भी प्लानिंग करिए, आप कुछ भी ड्रॉ करिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेंगे, वहाँ पर आप रूल्स को फॉलो करेंगे। ये नहीं कोई भी रूम दे दिया। भरत 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 तुम्हारे साथी में थे ना? और जी, बेसिस पे कि आपको जो भी बिल्डिंग डिजाइन करनी है वो आप इंडियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे करेंगे, कुछ थंब रूल पे करेंगे। तो वो क्या-क्या रूल्स हैं कि बिल्डिंग बाय लॉस कहता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप किसी क्लाइंट की प्लानिंग दे रहे हो, तो उसमें आप सेटबैक ज़रूर छोड़ेंगे, मस्ट है। बिल्डिंग बाय लॉस कहता है कि आप जितने भी रूम देंगे वो स्टैंडर्ड देंगे। 90% क्या होता है, 90 क्या मैं कहूँ कि जितने भी बच्चे हैं काम करने वाले, लाइक वो क्या करते हैं कि उनको कुछ रूल्स स्टैंडर्ड पता है। बेडरूम 10 बाई 10, थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ से इतना इंक्रीज कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा साइड में कर दिया, कुछ भी विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी स्टैंडर्ड। बट ऐसा नहीं होता। याद रखना आज के बाद आप लोग कि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड देनी है जो फिक्स है। जैसे कि बिल्डिंग बाय लॉज स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइजेस टू इंश्योर एडिक्यूट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। बिल्डिंग बाय लॉज कहता है कि आप इसमें रूम साइजेस दो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके रूम में। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट प्रमोटिंग कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस। उन्होंने कैटेगराइज वाइज डिफाइन कर दिया। आगे मैं बात करता हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग। द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ। अब मुझे क्या पता, लोगों को लोगों को क्या लगता है कि लोगों को लगता है कि भाई 10 फीट, 11 फीट, 15 फीट, जो हाइट चाहो रख लो। लेकिन
साकिब, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं अभी आपको इससे बात करता हूँ फ्री होके, फिर आपको डिटेल देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि इसकी हाइट को रखा जाता है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ, स्ट्रीट की विड्थ की बेसिस पे। कभी किसी को पता है? नहीं सुना? नहीं। टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी, मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी मेंटेन। नैरो स्ट्रीट हैव लोअर हाइट अलाउंस, जहां पर नैरो स्ट्रीट्स होती हैं वहां पर लो हाइट रखी गई है। सोचने वाली बात है। अब ये जो क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आ गई कि जो भी हाइट रखेंगे हम बिल्डिंग की, वो हम स्ट्रीट की विड्थ के हिसाब से रखेंगे। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस, building code mandate the provisions of windows and ventilator to ensure sufficient room lighting and ventilation। एक सफिशियंट एरिया होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी आप लाइटिंग वेंटिलेशन दे रहे हो प्रॉपर लाइटिंग के लिए। द मिनिमम ओपनिंग एरियाज आर स्टिपुलेटेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। ये भी कंडीशंस है कि जो मिनिमम ओपनिंग्स होती हैं एरियाज की, वो स्टिपुलेटेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, फिक्स नहीं है। वाटर सप्लाई, सैनिटरी प्रोविजंस होनी चाहिए आपकी ड्राइंग में। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आप किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग बनाए, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप खुद बनाए, बट वो ड्राइंग्स में मस्ट होना चाहिए, वर्किंग ड्राइंग में, सबमिशन ड्राइंग में जब आप क्लाइंट की देंगे। व्हाट एस्पेक्ट्स टू बिल्डिंग बायलॉज कवर, बिल्डिंग बायलॉज एस्पेक्ट्स क्या क्या कवर करता है? सबसे पहली चीज तो ये एरिया एंड यूजेस, एरिया उनके यूजेस, building heights, building coverage, floor space index, setbacks and projections, parking facilities, fire provisions with respect to staircase and exit, basement facilities, green spaces, open spaces होने चाहिए, facilities आपकी हर एक चीज होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, provisions for elevators, sewerage facilities, water, power supply, waste management, rainwater, safety and effect of communications technology। क्या है ये? This is all called the aspects to building by laws cover, जो जो चीजें हमें अपनी ड्राइंग में क्लाइंट को देनी है। कभी किसी ने पढ़ा? नहीं। ये थंब रूल है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये जीरो है, मैं जीरो से बता रहा हूँ प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। स्टैंडर्ड रूम साइज, बिल्डिंग बायलॉस ने कहा है कि आप जो भी बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रूम साइज बनाइए। मैंने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट की बुक में अलग है, उनके थंब रूल्स अलग हैं। लोगों ने क्या पढ़ा? 10x10, 10x12, 12x12, 12x14, 10x11, जो आया वो दे दो। 6x6 दे दो, 6x8 दे दो, जितना चाहो दे दो, बट ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ रूम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ड्राइंग्स या लिविंग रूम ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग। ये वास्तु नहीं कह रहा है, बिल्डिंग बाय लॉ कह रहा है। एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। क्लियर? आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग को वास्तु तो पढ़ा है लेकिन रूल नहीं पढ़े। रूल कहाँ मिले? बिल्डिंग बाय लॉज में, कि ड्राइंग रूम कहाँ देना चाहिए, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग्स एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। इट शुड बी well lighted and ventilated, standard size of drawing room, well lighted होना चाहिए, और उसका जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए ड्राइंग रूम का वो 4200 mm, मतलब 14 फीट टू 16 फीट तक, 18 फीट से 24 फीट तक स्टैंडर्ड, याद सब लोग। बेडरूम्स अगर आप दे रहे हो अपनी ड्राइंग में, देन बेडरूम शुड बी so located that they are well ventilated, मतलब कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है यहाँ पास में आपके विंडो दे दी, गलत है, पीछे विंडो दे दी, गलत है। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको क्या बचता है? यहाँ पर आपका एक ही पॉइंट बचता है कि अब आप यहाँ पर एक ओपन स्पेस छोड़िए, स्टैंडर्ड छोड़िए, और उनकी वेंटिलेशन दीजिए, तो
ये बिल्डिंग बाय लॉज भी कह रहा है, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए आपका एरिया। सिंपल। वही चीज यहाँ पर है। बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड that they are well ventilated and the same time provided privacy। प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि बस मन कर रहा है कि फ्रंट में डाल दें, पोर्च के पास, साइड में रख दें, नहीं। जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग। दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग सो दैट एट लीस्ट वन वॉल एक्सपोज फॉर गुड वेंटिलेशन। साइड में क्यों रखना चाहिए? ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। अब आप सोचिए कि प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करी है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। बेडरूम का जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो है अप्रॉक्स 10 फीट टू 12 फीट टू 14 फीट टू 16 फीट। ये चीज ध्यान रखें। देन गेस्ट रूम। गेस्ट रूम अगर हम दे रहे हैं तो गेस्ट रूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। इट शुड बी लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द बिल्डिंग। पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, आप माइंड में बैठा लीजिएगा। जनरली बाय द साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द गेस्ट रूम कितना? 10 फीट टू 12 फीट। ये मेंशन करा गया है, चाहे वो आपका ऑफिस रूम क्यों ना हो। कहाँ होना चाहिए? वन साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के पास, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर रूम्स। समटाइम्स एन ऑफिस रूम सर्व द पर्पस ऑफ गेस्ट रूम। ऑब्वियसली क्लाइंट्स की मीटिंग है, कुछ पर्सनल वर्क है, इसलिए डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। जो उसका स्टैंडर्ड साइज है वो आपका 10 टू 12 फीट। डाइनिंग रूम अगर आप मेंशन कर रहे हो, डाइनिंग रूम शुड बी प्रोवाइडेड इन रेयर ऑफ द ड्राइंग ए लिविंग रूम एंड नियर द किचन। क्लियर है पॉइंट ये? और कितना होना चाहिए? 12 टू 14, 14 टू 16। किचन के लिए भी कंडीशंस यहाँ पर है। कहाँ पर होना चाहिए? इन रेयर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। साइज कितना होना चाहिए? 8 टू 13, 10 टू 12, इसके बीच में रख सकते हो। स्टोर रूम should be located near the kitchen and should have sufficient number of racks। रूल सही है, पहले ही बोल दिया। एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्टोर रूम इज 8 टू 8 एंड 10 टू 10। पेंट्री देना है, पेंट्री दे सकते हो 8 बाई 10 की। बाथरूम एंड WC देना है तो उसमें गुड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए एंड कॉमन साइज ऑफ बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट का होना चाहिए। क्या दे सकते हो? स्मॉल 12 बाई 18, 16 बाई 20, 22 बाई 28, अलग अलग साइजेस है ये, इसमें एक नहीं है। इसमें लिविंग का, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन रूम, गेस्ट बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, सबके अलग अलग। मास्टर बेडरूम लार्ज होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेंशन कर दिया। चाइल्ड बेडरूम कितना होना चाहिए मेंशन कर दिया। गेस्ट बेडरूम कितना होना चाहिए, बेडरूम स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, सारी चीजें यहां पर गिवन। और यहां तक बिल्डिंग बाय लॉज स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग्स की भी कवर करता है। वो कहता है कि अगर आप प्लिंथ वगैरह दे रहे हो तो उसकी आप स्टैंडर्ड हाइट 300 mm टू 600 mm बट 450 mm इज मोर कॉमन, इतनी आप रख सकते हैं वाटर लॉगिंग के चलते हुए। सीलिंग हाइट मिनिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए शुड बी 3000 mm टू 3600 mm। फॉर बाथ एंड WC सीलिंग हाइट में भी इतनी। मेन एंट्रेंस डोर इतना होना चाहिए, डोर इतना रख सकते हैं। मतलब कि हर एक चीज उन्होंने